हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सलमान शेख। आई एम अ फोर्थ ईयर BHMS स्टूडेंट और अभी रिसेंटली फोर्थ ईयर में हम लोग गए। और आज की वीडियो में मैं बात करूँगा केस टेकिंग के बारे में। हमारे कॉलेज में कैसे केस टेकिंग लिया जाता है, कैसे रिकॉर्ड को रखा जाता है और रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में केस टेकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि आपको हर चीज़ें ऑर्डर में लेना पड़ता है। जैसा कि मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट सबसे पहले प्रिलिमिनरी डेटा, जिसमें आपको नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, ये सब चीज़ नॉर्मल चीज़ें आती है। इसमें हर एक चीज़ का, हर एक हेडिंग का इम्पोर्टेंस है। सेक्स का हो, एज का हो, रिलीजन का हो, एजुकेशन का हो, हर चीज़ों का एक इम्पोर्टेंस है। जैसा प्रीलिमिनरी डेटा फर्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद चीफ कंप्लेंट में आपको पेशेंट किस वजह से आया है आपके पास, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, वो आपको लिखना रहेगा। और चीफ कंप्लेंट में ही आपको 4 पॉइंट्स आते हैं, जैसा लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, अकम्पनीमेंट या फिर कंकॉमिटेंट। लोकेशन में आपको एक नॉर्मल सा लोकेशन, जैसा कि आपको हेड है। और सेंसेशन में आपको किस टाइप का पेन हो रहा है वो आपको बताना रहेगा। मोडालिटीज़ में अग्रेवेशन फैक्टर एंड अम्लिएशन फैक्टर, जैसा कि आपको बताना रहेगा। पेशेंट बताएगा कि मुझे ये चीज़ करने से अम्लिएशन मिलता है, जैसा कि हेडेक, टाइट बैंडिंग से भोजन को रिलीफ मिलता है। ठीक है। और अग्रेवेशन, जैसा कि सन में जाने से, धूप, बहुत ज़्यादा धूप में जाने के बाद वो लोगों को अग्रेवेशन होता है, मतलब कंप्लेंट बढ़ता है। अकम्पनीमेंट मतलब जैसा कि अगर तुमको समझ लो हेडेक है या फिर बुखार है, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसा डिस्टर्ब स्लीप हो गया, एपेटाइट डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें आते हैं। कनकॉमिटेंट में जो कंप्लेन के साथ में आए, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको, आप डेफिनेशन पढ़ोगे अकम्पनीमेंट और कनकॉमिटेंट, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ क्या क्या केस टेकिंग में आता है। ठीक है। फिर पहला क्या था, प्रीलिमिनरी डेटा। फिर उसके बाद चीफ कंप्लेंट। थर्ड क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। हिस्ट्री मतलब कैसा आप जो जो आपका कंप्लेन है, जो पेशेंट का कंप्लेन है, वो कैसा स्टार्ट हुआ और अभी कैसा है। ठीक है। फिर उसके बाद पास्ट हिस्ट्री में एलर्जिक हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, ये सब चीज़ें आती है। पास्ट हिस्ट्री में आपको मैं बताता हूँ। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री एंड एलर्जिक हिस्ट्री, ये 4 चीज़ें, जो भी पेशेंट का कंप्लेन हुआ है उसको, उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री में डाइट, एपेटाइट, थर्स्ट, बाउल, ब्लैडर, क्रेविंग, एवर्जन्स, पर्सपिरेशन, थर्मल, स्लीप एंड ड्रीम्स। ठीक है, ये सब चीज़ें पर्सनल हिस्ट्री में आती हैं। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ स्पेस इन्वेस्टिगेशन। लाइफ स्पेस में एलोपैथी और यहाँ हमारा होम्योपैथी, यहाँ पर एलोपैथी ज़्यादा लाइफ स्पेस पे नहीं, वो ध्यान ही नहीं देते कि लाइफ स्पेस में क्या है, क्योंकि वो मेंटल, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर पे ही ध्यान देते हैं कि उनको मेन कंप्लेन क्या है, उस वजह से उनको ड्रग्स दे दिया जाए या फिर मेडिसिन दे दिया जाए, उस वजह से क्योर मिल जाए। लेकिन हमारे में लाइफ स्पेस से ये पता चलता है कि पेशेंट का मेंटल क्या है, ठीक है, वो पहले कैसे था, और जब उसको डिजीज़ हुआ फिर उसके बाद उसका मेंटल कैसे चेंज हुआ। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें लाइफ स्पेस से ही पता चलता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ये समझ लो, अगर क्रॉनिक डिजीज़ है तो आपको लाइफ स्पेस तो मस्ट है। बिना लाइफ स्पेस के आप क्रॉनिक डिजीज़ नहीं ट्रीट कर सकते। हाँ, एक्यूट है तो लाइफ स्पेस ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जो प्रेजेंटिंग कंप्लीट है उसके बेसिस पे आप मेडिसिन दो, और थोड़ी बहुत जनरल्स, फिजिकल जनरल्स लेके आप रेमेडी दे दोगे, पेशेंट क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर क्रॉनिक केस है तो उसमें आपको लाइफ स्पेस लेना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि नॉर्मल रहता है वेट, हाइट, ओरिएंटेशन, साइनोसिस, क्लबिंग, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद वाइटल्स में ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तो नॉर्मल हो गया। ठीक है। अभी इसके बाद अगर कोई सिस्टम इन्वॉल्व है तो उसके सिस्टम, जैसा भी CVS में इन्वॉल्व है तो CVS आपको पूरा
इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन तक आपको देखना पड़ेगा। अगर आप केस ले रहे हो या फिर ठीक है केस ले रहे हो तो आपको यहाँ तक आपको करना ही पड़ेगा, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। ये तभी आपको उस डिजीज़ के बारे में तभी आप डायग्नोसिस कर पाओगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी यही आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन सेकेंड ईयर से आपको क्लिनिकल एक्सपोजर होने लगता है। जैसा कि क्लिनिकल एक्सपोजर तुमको केस तो नहीं लेने देंगे क्योंकि सेकेंड ईयर में आपको कुछ पता नहीं रहेगा, लेकिन एज अ ऑब्जर्वर आप वहाँ पे जाओगे। प्राइमरी फिजिशियन और पेशेंट, कोई भी पेशेंट आया तो वहाँ पे फिजिशियन रहेगा, पीजीज रहेंगे और एक इंटर्न्स रहेगा। फिर उसके बाद आप एक ऑब्जर्वर रहेंगे, वहाँ पे आप केस को सिर्फ ऑब्जर्व करोगे कि देखोगे। उसमें केस ऑब्जर्वर में क्या रहता है कि अपने को पूरा लिखना पड़ता है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। कहाँ से आप जब पेशेंट बैठा, मतलब पेशेंट आया, पेशेंट स्टार्टिंग से उसका नाम से लेके आपको एंडिंग टिल जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन तक पूरा आपको लिखना पड़ता है। तो हमारे कॉलेज में हम एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं जिसमें आपको दिखाता हूँ 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ 6 कॉलम्स बनाते हैं जिसमें टाइम ट्रैक फर्स्ट कॉलम रहता है, फिजिशियन कॉन्सेप्ट, फीलिंग और ऑब्जर्वेशन, देन फिजिशियंस क्वेश्चन, पेशेंट रिस्पॉन्स, पेशेंट कॉन्सेप्ट, फीलिंग, ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वर कॉन्सेप्ट। ये समझ लो 6 हेडिंग है। टाइम ट्रैक कहाँ से स्टार्ट हुआ, टाइमिंग कितने बजे से, फिर उसके बाद फिजिशियन का कॉन्सेप्ट क्या है ये क्वेश्चन पूछने के लिए, फिजिशियन का क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपका कंप्लेन क्या है, ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो कम से कम एक केस में अगर क्रॉनिक केस रहा कम से कम 6, 7, 8 पेजेस तक तो चले जाते हैं। ठीक है, पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या था, पेशेंट कैसा था, ऑब्जर्वर जैसा मैं ऑब्जर्वर बन के गया हूँ तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया ये लिखना पड़ता है। ठीक है, ये लिखने के बाद समझ लो ये रजिस्टर होगा। जैसा आपने एक केस ले लिया तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि मतलब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, आपको फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा और वो लोग फिर रेमेडी देंगे। ठीक है, ये सब एग्जामिनेशन करने के बाद फिजिशियन के पास जाके फिजिशियन रेमेडी देगा, रेमेडी दे के पेशेंट को चले जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये सब चीज़ें लिखना पड़ेगा, इस चीज़ में आपको सिग्नेचर लेना पड़ेगा। सिग्नेचर लेने के बाद आपको फिर समझ लो ये केस आपको मिल गया, चाहे क्रॉनिक हो या एक्यूट हो। फिर उसके बाद आपको हमारे कॉलेज में ये चीज़ें हैं, आपको मैं दिखाऊंगा, इसका फ़ोटो डालूंगा। इसका ये है रफ SCR मतलब स्टैंडर्डाइज केस रिकॉर्ड। इसमें आपको मैं पेज नंबर बता देता हूँ कितने पेजेस हैं। 106 पेज को आपको फिल करना रहता है। टिल अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपको मयाज़म नहीं लिखना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें जो पेजेस नहीं फिल करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप 4th ईयर में हो तो आपको पूरे पेजेस को फिल करना रहता है, हर एक चीज़ का रिलेवेंट पॉइंट है। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ पर भी है। फर्स्ट पेज पे आपको नेम, पूरा प्रिलिमिनरी डेटा, फिजिशियन का नाम, ऑब्जर्वर जो रहेगा। ठीक है, जबकि आपको रेमेडी भी मिलेगा, एक्यूट रेमेडी दे रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे रहे हो या फिर उसके बाद आपको पूरा प्रिलिमिनरी डेटा नेक्स्ट पेज पे है। आपको मैंने बताया था ना, नेक्स्ट समरी, पूरा केस लिखने के बाद समरी जैसा कंक्लूजन आपको पूरा लेना पड़ेगा, केस समरी। फिर उसके बाद प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, थर्ड पेज पे प्रेजेंट हिस्ट्री। इसमें चीफ कंप्लेंट में आपको लोकेशन, सेंसेशन एंड पैथोलॉजी, मोडालिटीज़ और अकम्पनीमेंट, सेम जैसा कि आपको मैंने बताया था एक केस में, ठीक सेम वैसे ही आपको फिल करना रहेगा। फिर सेकेंड पेज समझ लो ये हो गया। एसोसिएटेड कंप्लेंट मैंने आपको बताया था, कनकॉमिटेंट में एसोसिएटेड कंप्लेंट आएगा। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, 7 पेज पे आपको हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट मिलेगा, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर 7 पेज पे आपको, फिर 9th पेज पे पेशेंट एज अ पर्सन, एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, अपीयरेंस में कैसा है, आपको लीन है, स्टॉक, मॉडरेटली बिल्ड, नरिश्ड है, कैसा है वो आपको लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद स्किन कलर क्या है,
बेस्ड ऑन कंप्लेन आपको ये सब चीज़ें भरना पड़ेगा। अगर स्किन कंप्लेन है तो आपको स्किन का देखना पड़ेगा, हेयर का प्रॉब्लम पेशेंट आया है तो हेयर का आपको देखना पड़ेगा, नेल की कंप्लेन से आया है तो आपको ये सब चीज़ें लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अवर्शंस एंड क्रेविंग्स आपको पेज नंबर 12 पे मिलेगा। फिर 13 पे आपको एग्जामिनेशन के टाइम पर एग्जामिनेशन स्टूल कलर ये सब रहेगा। अगर फीमेल पेशेंट है तो आपको मेंस्ट्रुअल फंक्शंस भी मिलेगा, जैसा कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, अगर मेनार्की कब हुआ था और मेनोपॉज एट वो कब कौन सी एज में हुआ था, सब ठीक है, ये आपको 13th पेज पे मिलेगा। फिर उसके बाद कंकॉमिटेंट्स का पेज है, ल्यूकोरिया, क्लाइमेट्री, ये सब चीज़ें फीमेल के रिलेटेड में है। सेक्सुअल फंक्शन, अगर पेशेंट अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम से आया है तो उसका भी पेज है यहाँ पे। पेशेंट्स मदर्स ऑब्स्टेटिक्स हिस्ट्री, अगर ऑब्स्टेटिक केस है तो आपको उसका भी प्रॉपर पेज है, ठीक है। पर्टिकुलर ऑफ ईच प्रेगनेंसी 19 पेज पे आपको अगर जैसा कि पहला बच्चा हो चुका है तो कितना प्रॉब्लम, मतलब बर्थ कितना था, बर्थ वेट कितना था, प्रॉब्लम्स क्या हुई थी, चिल्ड्रन को क्या प्रॉब्लम हुई थी, बच्चों को क्या प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें लिया गया है। फिर उसके बाद बिहेवियर एंड बिहेवियर प्रॉब्लम, पेशेंट का बिहेवियर कैसा था, वो कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। पेशेंट्स एटीट्यूड कैसा है, वो ड्यूरिंग केस टेकिंग कैसा आपको फील हुआ, वो कैसा है। बहुत ज़्यादा पेशेंट बहुत टॉकेटिव रहते हैं, बहुत पेशेंट बात ही नहीं करते, बहुत ज़्यादा पेशेंट ज़्यादा खुल के बताते नहीं, जो कंप्लेन है उतना ही बोलते हैं, ठीक है। द मेंटल स्टेट आपको फिर मिलेगा। डाइट एंड 22 पेज पे आपको डाइट एंड डेली रूटीन है। फिर उसके बाद 23rd पे मेंटल स्टेट है। मेंटल स्टेट में आपको पता चलेगा कि इमोशनल, एक्टिव, सोसाइटी, फैमिली, वर्क, ये सब चीज़ें आपको आप जितना इसको पढ़ोगे उतना आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। फिर पेशेंट लाइफ स्पेस इन्वेस्टिगेशन 25th पे है। यहाँ से अपने को लाइफ स्पेस मतलब लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, एडल्टहुड, कॉलेज लाइफ, आपको जब कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आपको ये डिजीज़ हुआ, ठीक है, आपको या फिर जब 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 आपको डिजीज़ हुआ उस टाइम पे आपका क्या बिहेवियर था, कैसा था रिस्पॉन्स आप। फिर उसके बाद स्टार्ट डिजीज़ के पहले आप कैसे थे, डिजीज़ के बाद कैसा आप में प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। 31 पेज पे आपको इमोशनल स्टेट मिलेगा, ठीक है। आपको मैं फ़ोटो डालूँगा, देख लेना आप इसमें। 38 पे आपका इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, मेंटल एक्सर्शन, स्पोकन टू रीडिंग, थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन, कैसा था पेशेंट, एक्शन स्पीच में कैसा था, वो कंफ्यूज था कि इररिलेवेंट बातें कर रहा था या फिर रिपीट कर रहा था एक ही चीज़ को बार बार, बहुत ज़्यादा स्लो था, ऐसा था। बिहेवियर कैसा था उसका, एग्रेसिव था, चेंजेबल था, डांसिंग था या फिर इनएक्टिव था, ऑब्स्टिनेट था, स्लाइव, वीपी, ऐसा वायलेंट था। बहुत पेशेंट केस टेकिंग में रो भी देते हैं, ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद हाँ, पेज नंबर 64 पे फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो फिजिकल एग्जामिनेशन है। इसमें आपको मैं क्या क्या रहेगा आपको बताता हूँ। टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, पल्स रहेगा, रेस्पिरेटरी रेट रहेगा, ब्लड प्रेशर रहेगा, वेट, हाइट, हेड, देन नेल्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, थ्रोट, नोज, ईयर, टंग, लिम्फ नोड, ठीक है। सिस्टमिक में आपको रेस्पिरेटरी से पूरा चीज़ रहेगा, ब्रेथ साउंड, एयर एंट्री, परकशन, ट्रैकिया, चेस्ट एक्सपेंशन, ये सब चीज़ें आपको करना रहेगा। पर एब्डोमेन रहेगा, पर एब्डोमेन में जो जो चीज़ें आएगी। सीवीएस में है, फिर सीएनएस में है। बेस्ड ऑन कंप्लेन आपको ये सब चीज़ें फिल करना पड़ेगा। फिर इन्वेस्टिगेशन में जो भी अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है तो आप उसमें फिल कर सकते हो, ठीक। पेज नंबर 84 एंड 85 में मेरे हिसाब से, मुझे भी अभी ये पता नहीं है उतना प्रॉपरली कि ये चीज़ें ऐसी हैं, मैं तो बताता हूँ, ठीक है। इसमें जब पेशेंट को डिजीज़ नहीं हुआ था तब वो फैमिली से कैसा था, सोसाइटी से कैसा था, जो वर्क कर रहा है उसके प्रति कैसा था, ठीक है। लेकिन आफ्टर गेटिंग डिजीज़ अभी उसका बिहेवियर कैसा है फैमिली से, सोसाइटी से और वर्क से, ठीक है। ये हो गया।
इसमें ही आपको सब चीज़ें आएगी। ये यही है कि आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो आप माइंड उसका पता लगा सकते हो कि उसका मेंटल कैसा है, ठीक है। इसमें रेपर्टोरियल टोटलिटी भी है, जैसा कि रेपर्टोरियल टोटलिटी भी है इसमें, जैसा कि आपको वो बॉनिंगहाउसन, केंट, बोगर रीज़न आपको दिया रहेगा कि आपको कैसा कौन सा रेपर्टरी यूज़ कर रहे हो। जैसा कि आप पेज नंबर 92 में एक्यूट टोटलिटी विद करस्पॉन्डेंस, एक्यूट टोटलिटी लिखना है। फिर यहाँ पे इंटर करेंट टोटलिटी, जैसा कि एक्यूट डिजीज़ में एक्यूट टोटलिटी और इंटर करेंट टोटलिटी में जैसा कि क्रॉनिक डिजीज़ में, ठीक है। प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ रेमेडी, यहाँ पे आपको बेस्ड ऑन ससेप्टेबिलिटी, बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी, सप्रेशंस, करस्पॉन्डेंस, ये सब चीज़ें बेस्ड ऑन इसके बेसिस पे आपको पोटेंसी और रिपीटेशन मतलब डोज सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देन जनरल मैनेजमेंट में आप डाइट, एंसिलरी मेजरमेंट और एजुकेशन एंड ओरिएंटेशन, ये आपको बताना। यहाँ पर आपको जैसा ये रफ SCR है, जो भी आपने मेडिसिन दिया, अगर एक्यूट केस है तो एक्यूट का ऑप्शन में आपको एक्यूट लिखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर इंटर करेंट है। इंटर करेंट में अगर जैसा कि क्रॉनिक केस है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर कुछ भी क्योर नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ मायाज़म और बिकॉज ऑफ एनीथिंग, मतलब पेशेंट का प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आपको एंटीसोरिक या फिर एंटी मायाज़मेटिक रेमेडी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप बेस्ड ऑन डिजीज़ आप फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर एक्यूट रेमेडी आप दे सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल ही दोगे क्योंकि एक्यूट में आपको इंटरकरेंट नहीं देना रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रफ SCR। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना फेयर SCR में, ये है फेयर SCR। अब रफ SCR करेक्शन होने के बाद आपको फेयर SCR मिलेगा। फेयर SCR में भी सेम वही पॉइंट है, लेकिन कुछ चीज़ें बदली हुई हैं। ये है मेरा 3rd ईयर का ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का रिकॉर्ड, फेयर रिकॉर्ड, जो जब हमारा वाइवा होता रहता है तो वहाँ पर ये काम आता है। काम मतलब प्रैक्टिकल के हिसाब से आपने जितना केस लिया, एक पर्टिकुलर केस दिया बताया जाएगा स्टार्टिंग में कि आपको इतना केस आपको करना है, ठीक है। तो ये मेरा रिकॉर्ड था। टेन केस था ऑर्गन में। ये क्रॉनिक केस है, एक्यूट 10 या 20 केस रहता है। और बेस मतलब कैसा टीचर्स क्या रहता है उस हिसाब से वो लोग देते हैं। कभी कभी 20 ये रहता है एक्यूट और 10 क्रॉनिक रहता है, क्योंकि क्रॉनिक बहुत बड़ा रहता है। और कभी कभी 10 दोनों रहता है, ठीक है। तो जैसा ये मेरा फेयर SCR में मैंने लास्ट ईयर का है, तो एक केस था सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस का, इसमें लाइकोपोडियम 200 दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। तो हाँ, जैसा कि मैं आपको ये वाला पेज बता रहा था, यहाँ पर कि पेशेंट फैमिली से कैसा था और सोसाइटी से कैसा था और वर्क से कैसा था, ठीक है। फिर इसमें ये मेन पॉइंट है। देखो यहाँ पर रेमेडी करेस्पॉन्डेंस एंड सिलेक्शन, कैसे आप ये रेमेडी को सेलेक्ट कर रहे हो कि मेंटल जनरल, केंट के टोटलिटी पे मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल और कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर, ठीक है। जिसमें कि मेंटल जनरल में बेस्ड ऑन सिम्टम, बेस्ड ऑन केस टेकिंग, कैसा आपको मतलब लगा कि पेशेंट कैसा है। बहुत ज़्यादा पेशेंट इरिटेबल रहते हैं, वीपी रहते हैं, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा रहते हैं, डज नॉट वांट टू बी अलोन, ये सब चीज़ें आती हैं। मतलब उसका माइंड मेंटल क्या है, मेंटल जनरल क्या है। फिजिकल में पेशेंट बहुत ज़्यादा ये था, जैसा कि क्रेविंग्स के बारे में, थर्स्टलेस हो गया, ये सब चीज़ें आ जाएगी। फिर उसके बाद रेमेडी इसी 94 पेज पे आपको रेमेडी में मिल जाएगी, प्रोविजनल रेमेडी और डिफरेंशियल रेमेडी। प्रोविजनल रेमेडी में जैसा कि लाइकोपोडियम मैंने आपको बताया, डिफरेंशियल रेमेडी में नेट्रामेल। मैं आपको और एक चीज़ बताना था कि पेज नंबर डायग्नोसिस, फेयर SCR में 67 पेज पे आपको, फेयर SCR में 67 पेज पे आपको डायग्नोसिस रहेगा, जिसमें प्रोविजनल डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखना रहेगा। जैसा कि प्रोविजनल डायग्नोसिस में था सेकेंडरी ऑर्थराइटिस
और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये हो गया केस के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ हमारे कॉलेज में क्या होता है। जैसा कि केसेस तो बहुत कम आते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर जो होम्योपैथी कॉलेज है यहाँ पर केस हार्डली बहुत कम आते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा केस आते हैं, और कभी कभी मतलब दिन के हिसाब से रहता है। कभी कभी मंडे को बहुत ज़्यादा केस आता है, ट्यूसडे को आता है, ठीक है। और सबको केस लेना रहता है, इंटर्न को लेना रहता है, ठीक है। 4th ईयर सीनियर को, 4th ईयर जूनियर को, 3rd ईयर को, 2nd ईयर को, सबको रहता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाया जाता है कि इस दिन ये बैच रहेगा, उस दिन ये बैच रहेगा, और सभी बैच में 100 बच्चे हैं, ठीक है। फिर बैच वाइज भेजा जाता है, और एक साथ पेशेंट के सामने दो तीन ऑब्जर्वर बैठ भी नहीं सकते, पेशेंट फील भी नहीं कर, पेशेंट बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करेगा, ठीक है। तो एक केस में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही जन को मिल सकता है। तो हमारे कॉलेज में कभी क्या वीकली एक बार ये होता ही है, इंटर्न्स क्लिनिकल मीटिंग, मतलब क्लिनिकल मीटिंग होती है जिसमें आपको केस दिया जाता है। केस में सिर्फ आपको ये बताया जाता है कि प्रिलिमिनरी डेटा रहता है, चीफ कंप्लेंट रहता है, लोकेशन सेंसेशन मोडालिटी कंपेरिमेंट, फिर हिस्ट्री ऑफ चीफ कंप्लेंट, और ये सब चीज़ें रहती हैं टिल यहाँ तक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। यहाँ तक आपको पूरा केस दिया जाता है। इसके बाद में आपको क्या करना रहता है, आपको डायग्नोसिस करना रहता है, टोटलिटी लिखना रहता है। अगर एक्यूट कंडीशन है तो एक्यूट टोटलिटी, और क्रॉनिक कंडीशन है तो क्रॉनिक टोटलिटी। फिर उसके बाद टोटलिटी लिखने के बाद ऑब्जेक्टिव्स वो लोग बताते हैं कि आपको डायग्नोस करना है केस, फिर उसके बाद इवेल्युएट द सिम्टम्स एंड कंस्ट्रक्ट द टोटलिटी, ये रहना रहता है। फिर वो लोग गिव योर प्रिस्क्रिप्शन, आपका प्रिस्क्रिप्शन क्या रहेगा अगर ये केस में, और रिपीटेशन और डोज दोनों चीज़ लिखना रहता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमको, जैसा भी नेक्स्ट वीक है तो एक वीक पहले हमको, जैसा मंडे या ट्यूसडे को क्लिनिकल मीटिंग है तो हमको सैटरडे को ही मटेरियल सब दे दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर उसके बाद हमको बोला जाएगा कि आपको ये चीज़ें मंडे को सबमिट करनी है, और या फिर ट्यूसडे को हमारा मीटिंग रहेगा। तो उसमें सब लोग मटेरियल लेते हैं अपने हिसाब से, केस को वर्कआउट करते हैं, लिखते हैं, फिर हम सबमिट करते हैं। फिर हमारे टीचर्स जो भी अपॉइंटेड लेक्चरर्स रहते हैं वो आते हैं और केस को डिस्कस करते हैं कि अगर आपने ये डायग्नोसिस किया है तो किस बेसिस पे किया है, आपने ये रेमेडी दिया है तो किस बेसिस पे दिया है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें होती हैं। और सब, अगर आपने ये रेमेडी दिया है तो आपका पॉइंट्स क्या है, क्या रिलेवेंट पॉइंट है, और आपने अगर ये डायग्नोसिस किया है तो ये रिलेवेंट पॉइंट है। प्रॉपर डिस्कशन होता है, ठीक है। स्टूडेंट के बीच में और टीचर्स के बीच में प्रॉपर डिस्कशन होता है। फिर उसके बाद एट लास्ट अगर हमने अगर प्रॉपर किया है डायग्नोसिस और रेमेडी बराबर दिया है तो वो लोग टीचर्स बताएंगे या फिर इंटर्न्स बताएंगे कि हमने कौन सी रेमेडी दी थी और डायग्नोसिस क्या था। तो इससे सीखने को मिलता है कि केस को कैसे इम्पोर्टेंस, केस टेकिंग कितना इम्पोर्टेंस है, और हमको सॉल्व करना मेंटल जनरल टोटलिटी कितना इम्पोर्टेंट है, रेमेडी सिलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे डायग्नोसिस करना, फिर उसके बाद रेमेडी सिलेक्शन, पोटेंसी सिलेक्शन, रिपीटेशन, ठीक है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी देना है या फिर एक्यूट रेमेडी देना है। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा पार्ट आपको पसंद, मतलब समझ में नहीं आया, कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, मैं उसके वो पर्टिकुलर पार्ट पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। टिल दैट टेक केयर, गुड बाय, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।